हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम आज बात करेंगे रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट हो जाइए। कानों में ईयरफोन लगा के कहीं जाके अकेले में बैठ जाइए और हम बहुत कुछ सीखेंगे इसमें, है ना। रासायनिक विस्थापन अगली हमारी टर्म है, रासायनिक विस्थापन या केमिकल शिफ्ट क्या होता है। ठीक है, रासायनिक विस्थापन, इंग्लिश में इसको अपन क्या बोलते थे, केमिकल शिफ्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको एक लाइन पहले भी लिखा चुका हूं। अगर एक लाइन में बताना चाहें, मैंने जो इंग्लिश में 4-5 लाइन लिखाई थी ना मैंने शुरू में, कि नंबर ऑफ सिग्नल क्या होता है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल क्या होता है, तो मैंने उसमें लिखाया था कि इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी मीडियम वाले भी अगर वहां लिखेंगे ऐसे, और उसके बाद अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, 5 नंबर का, कि रासायनिक विस्थापन क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर अफेक्टिंग क्या है। तो ये लाइन वहां छेप सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट पोजिशन ऑफ सिग्नल। ये सिग्नल की एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या बताता है, स्थिति बताता है कि वो कहाँ है, पोजिशन ऑफ सिग्नल। ये लाइन मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, कोई नई लाइन नहीं है। ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्नल, ये एनएमआर सिग्नल की क्या बताता है, पोजीशन के बारे में बात करता है क्या एक्चुअल में अपन ये बात करते हैं। देखो, मुझे पता है कि एनएमआर में मैं किसी भी मॉलिक्यूल को किसमें रखता हूं, चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाता हूं। मैंने माना ये चुंबकीय क्षेत्र, इस पर क्या किया, अप्लाइड किया। समझने के हिसाब से, समझने का ये लैंग्वेज आप खुद अपनी बना के इसमें पुट कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है ना। जिसको लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। या हिंदी में अगर अपन बोलेंगे तो बोलेंगे प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इतनी अंग्रेजी हमको आनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र। मुझे पता है मॉलिक्यूल होगा तो कोई भी अणु होता है, तो अणुओं में परमाणु, और परमाणुओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन भी क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं खुद का, जिसको बोलते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। जो कि कौन उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं मॉलिक्यूल में उपस्थित, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल रहे हैं हम लोग इसको, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो अब 2 कंडीशन बनती हैं, क्या, कि इलेक्ट्रॉनों ने जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया है वो या तो मैग्नेटिक जो अपन ने अप्लाई किया है चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा में विन्यासित हो जाए, या उसकी विपरीत दिशा में। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इसको बोलते हैं प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अप्लाइड को प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, प्रयुक्त चुंबकीय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में, क्या हो जाए, अभिविन्यासित हो जाए। या प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित एक्चुअल में प्रेक्षित लग गया, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में विन्यासित हो जाए। मैं लिख नहीं रहा, इसका मतलब यही है ना, विपरीत दिशा में विन्यासित हो जाए, विपरीत दिशा में अभिविन्यासित हो जाए। ठीक है, तो इससे 2 स्थितियां बनती हैं कि अगर जो मैंने फील्ड अप्लाइड किया है वो, यदि जो इलेक्ट्रॉन जो अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं वो अगर दिशा में, अगर उसी दिशा में अगर विन्यासित हो गया, तो जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है जो दोनों को मिलकर आएगा उसका मान कैसा हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि ये इसको सुदृढ़ करेगा, मतलब इसको बढ़ाएगा, उसी की दिशा में विन्यासित हो गया। यदि प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित किसका है, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो जनरेट हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वो यदि अप्लाइड की विपरीत दिशा में हो जाए, तो जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र होगा जो दोनों को मिलकर आएगा वो कैसा हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो देखो 2 स्थितियां बनती हैं इससे। 2 स्थितियां क्या बनती हैं कि जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाता है, तो जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में विन्यासित हो गए। और जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की विपरीत दिशा में विन्यासित हो जाता है, तो जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र उसका मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। उसका मान कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जब उसकी दिशा में विन्यासित हो जाता है तो इसको बोला जाता है विपरिरक्षण। इसको क्या बोला जाता है, विपरिरक्षण। उसी दिशा में विपरिरक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीशील्डिंग। और जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो अप्लाइड किया है उसकी विपरीत दिशा में हो जाता है तो इसको बोलते हैं परिरक्षण। उसको क्या बोलते हैं, परिरक्षण। परिरक्षण को अपन इंग्लिश में बोलेंगे शील्डिंग। हमने पढ़ा भी है एक शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग।
पढ़ा ना परीक्षण प्रभाव, उसको भी यहाँ से मैं जोड़ूंगा, वो टर्म मतलब थोड़ी मैच करती है, वो अलग चीजें होने को तो, पर इसको अपन क्या बोलेंगे, परिरक्षण। जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबक क्षेत्र की दिशा में विन्यासित होगा तो उसको तो बोलते हैं विपरिरक्षण, और जब उसी दिशा उसकी विपरीत दिशा में हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, परिरक्षण। ठीक है, तो जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो तो उसको बोलेंगे विपरिरक्षण, और जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर रहे हैं, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की अगर विपरीत दिशा में हो तो इसको बोलेंगे परिरक्षण। परिरक्षण का मतलब जो प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होगा, कम, क्योंकि विपरीत दिशा में, और विपरिरक्षण की वजह से प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ज्यादा, क्योंकि जो प्रेरित और प्रयुक्त वो एक ही दिशा में है। देखो मैं 2 वर्ड लिखने वाला हूं यहाँ पे कि परिरक्षित प्रोटॉन क्या होते हैं। परिरक्षित प्रोटॉन का मतलब तो हम जानते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोजन के बेस्ड नाभिक का अध्ययन कर रहे हैं। और विपरिरक्षित प्रोटॉन क्या होते हैं, पहले लेक्चर से देखते आएंगे तो मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। विपरिरक्षित क्या होते हैं, विपरिरक्षित प्रोटॉन, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मुझे पता है कि वे प्रोटॉन जो किस क्षेत्र में उपस्थित हैं, परिरक्षण वाले क्षेत्र में उपस्थित हैं, जहां अप्लाइड फील्ड और प्रेरित फील्ड, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब अगर एक की डायरेक्शन ऐसे और एक की डायरेक्शन उल्टी है तो वहां जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएंगे, परिरक्षित प्रोटॉन। और जो जहां पर प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, अप्लाइड को प्रयुक्त बोलेंगे, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित समान दिशा में होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विपरिरक्षण। और उस वहां जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन उपस्थित होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, विपरिरक्षित प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, विपरिरक्षित प्रोटॉन बोलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, पूरी आप डेफिनेशन लिखेंगे कि जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाता है तो उसको अपन विपरिरक्षण बोलते हैं, डीशील्डिंग बोलते हैं, और वहां उपस्थित प्रोटोनों को क्या बोला जाता है, विपरिरक्षित प्रोटॉन। जब और इसमें क्या बोलोगे आप, परीक्षण में क्या बोलोगे, ये तो मैंने विपरीक्षण के बारे में बात की, परीक्षण में बोलोगे जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में विन्यासित हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, परिरक्षण, और वहां उपस्थित प्रोटोनों को क्या बोलेंगे, परिरक्षित प्रोटॉन। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे अपन लोग, परिरक्षित प्रोटॉन बोलेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। सुनो एक बात और सुनो, इसको मैं अगर अच्छे से बना के दिखाना चाहूंगा आपको कि आप इसको अच्छे से कैसे बनाएंगे, तो देखो ऐसे बनाएंगे कि ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अपना फील्ड उत्पन्न कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉनों की वजह से, और इस पर मैं एक फील्ड अप्लाइड कर रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, डायरेक्शन के भी अपन आगे बात करेंगे। यहां से ये ऐसे इसकी डायरेक्शन है और अप्लाइड की डायरेक्शन ये है ऊपर, ये कैसा फील्ड है, अप्लाइड। अप्लाइड को मैंने क्या बोला है, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दिख रहा है, दिख रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ने प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र। और ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये वाला जो चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है, ये क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेरित, जो उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको ऐसे बनाओ, फिर मैं आगे और बात करता हूं। इसको ऐसे लिख लो। इसमें आप क्या लिखोगे मैं बता चुका, इसमें आप क्या लिखोगे मैं बता चुका, विपरिरक्षण क्या होता है मैं बता चुका, परिरक्षण क्या होता है मैं अच्छे से बता चुका। आप इसको रटेंगे नहीं, अपने दिमाग में रखेंगे और उसके आसार अपनी लैंग्वेज को सेट करेंगे। इसको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूं केमिकल शिफ्ट के बारे में। और देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं और बताता हूं आपके लिए चीजें। केमिकल शिफ्ट एक्चुअल में किसको बोलते हैं, वैसे तो हमको पता चल रहा है कि पोजीशन ऑफ सिग्नल के बारे में जानकारी देता है, पर आपको ये पता चला परिरक्षण क्या है, विपरिरक्षण क्या है, परिरक्षित प्रोटॉन क्या है, विपरिरक्षित प्रोटॉन क्या है। आपसे पूछा आइडेंटिफाई करिए, किसी मॉलिक्यूल की संरचना दे दे और मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम डायरेक्शन में है, प्रयुक्त और प्रेरक्षित, प्रयुक्त प्लस प्रेरित दोनों सेम में है तो वो तो डीशील्डिंग है, मतलब विपरीक्षण, और वो प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, विपरीक्षित। और जब अगर अप्लाइड यूं है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वहां जो प्रोटॉन होंगे उसको अपन वैसे तो क्या बोलेंगे, परिरक्षण बोलेंगे अगर अपोजिट है, और वहां पर प्रोटोनों को अपन क्या बोलेंगे, परिरक्षित प्रोटॉन या शील्डिंग प्रोटॉन बोलेंगे। देखो मैंने एनएमआर सिग्नल के बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर कैसा होता है, ऐसा, यहाँ एक संदर्भ यौगिक काम में लेते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीएमएस, टेट्रामेथिलसिलाइल। ठीक है, क्या होता है हम लोग और अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। सिलिकॉन के साथ 4 मेथल ग्रुप जुड़े होते हैं ऐसे। ठीक है, इसको क्यों लेते हैं, इसमें क्वेश्चन भी बनता है, तो मैं क्वेश्चन इसको लिखा के समझा दूंगा, मैंने बताया भी है वैसे। ठीक है, यहाँ क्या होती है, डेल वैल्यूज, डेल वैल्यूज 1 से लेके और कहाँ तक होती है, 1 2 3 4 ऐसे 100 कहाँ तक होती है, 10 तक। कहाँ तक होती है, 10 तक। तो देखो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में ऐसे आता है, एनएमआर पैमाना इसको अपन बोलते हैं। तो देखो जो परिरक्षण होता है, परिरक्षण के कारण जो एनएमआर सिग्नल है, परिरक्षण के कारण एनएमआर सिग्नल
उच्च क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। उच्च क्षेत्र, उच्च क्षेत्र को अगर अंग्रेजी में बोले तो अपफील्ड की ओर विस्थापित, की ओर विस्थापित। जबकि विपरिरक्षण के कारण विपरिरक्षण के कारण जो एनएमआर सिग्नल है वो निम्न क्षेत्र की ओर, निम्न क्षेत्र की ओर कहां हो जाता है, निम्न क्षेत्र को बोलेंगे डाउन फील्ड, अंग्रेजी भी टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, डाउन फील्ड की ओर विस्थापित हो जाता है। ये जो एनएमआर पैमाना होता है 5 से 7 8 9 आप लिख सकते हैं, मैं बता चुका हूं पहले भी, ऐसे 100 10 तक होती है, ठीक है। डेल वैल्यू इसको अपन बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसको बोला था। तो मैं बोल रहा हूं परीक्षण के कारण तो जो एनएमआर सिग्नल है वो उच्च क्षेत्र की ओर, और जो एनएमआर पैमाना में जो ये वाला जो क्षेत्र होता है इस तरफ अपन जाते हैं, जब डेल वैल्यू कम हो रही होती है तो इसको बोलते हैं अपफील्ड या उच्च क्षेत्र। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपफील्ड। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपफील्ड या उच्च क्षेत्र। और जब डेल वैल्यू बढ़ रही होती है इस तरफ, एनएमआर सिग्नल में टीएमएस से दूर की तरफ अपन जाते हैं, इस तरफ जस्ट अपोजिट, इस तरफ, तो इसको अपन बोलते हैं डाउन फील्ड। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाउन फील्ड, ठीक है। जब इस तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपफील्ड। क्योंकि तो इसका मतलब ये कौन सी परिघटना होगी, सील्डिंग या डीसील्डिंग, ये कौन सी परिघटना होगी भाई, ये होगी सील्डिंग, परिरक्षण। क्योंकि परिरक्षण के कारण एनएमआर सिग्नल कहां चला जाता है, उच्च क्षेत्र की ओर, ठीक है, इस तरफ, इस तो ये तो बोल रहे हैं हम लोग। और विपरिरक्षण के कारण जो एनएमआर सिग्नल है वो कहां चला जाता है, निम्न क्षेत्र की ओर। तो ये वाला चीज क्या कहलाएगी, इसको मैं इस ब्लू पेन से बना देता हूं, ये चीज कहलाएगी डीसील्डिंग। यहां लिख देता हूं डीसील्डिंग, ठीक है। एक्चुअल में डीसील्डिंग होता क्या है, नेगेटिव सील्डिंग ही होता है डीसील्डिंग। जो परिरक्षण का विपरीत होता है ना, ऋणात्मक, परिरक्षण का ऋणात्मक प्रभाव ही क्या है, डीसील्डिंग है। कि परिरक्षण में तो क्या होता है भैया कि जो अपन फील्ड अप्लाई कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित चुंबक क्षेत्र, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, विपरीत। तो उसको अपन बोलते हैं परिरक्षण, और परिरक्षण या उसको धनात्मक परिरक्षण भी बोलते हैं। और जब अप्लाइड की डायरेक्शन या दिशा और जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा अगर समान होती तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक परिरक्षण। उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डीसील्डिंग या विपरिरक्षण। कि भैया जब प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और जो इलेक्ट्रॉन, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र और जो अपन अप्लाई कर रहे हैं वो अगर एक दूसरे के समान हो तो उसको अपन क्या कह रहे हैं, विपरिरक्षण, या उसको दूसरा नाम क्या बोल सकता है, ऋणात्मक सील्डिंग, या मतलब विपरीत सील्डिंग भी बोलते हैं। तो विपरीत सील्डिंग को अपन शॉर्ट में क्या लिख दिया, डीसील्डिंग या विपरिरक्षण। इसका मतलब जो परिरक्षण उसके वजह से एनएमआर सिग्नल कहां जाता है, अपफील्ड, और जो एनएमआर पैमाना होता है उसमें अपफील्ड इस तरफ होता है, तो इस तरफ। और जो विपरिरक्षण है, विपरिरक्षण क्या होता है हम लोग जानते हैं, उसमें एनएमआर सिग्नल कहां जाते हैं, डाउन फील्ड, मतलब डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। इसका मतलब दो चीज सामने आई कि सील्डिंग के वजह से, या मैं हिंदी में ही लिखूं तो ज्यादा बेहतर, आपको लगेगा सर इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। परिरक्षण की वजह से जो एनएमआर सिग्नल है वो किस क्षेत्र की ओर जाता है, उच्च क्षेत्र की ओर, जिसको अपन अंग्रेजी में बोल रहे हैं अपफील्ड, उच्च क्षेत्र की ओर। मतलब अगर मैं डेल वैल्यू या केमिकल शिफ्ट वैल्यू की बात करूं तो वो क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो इस तरफ जाएंगे तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू कम की तरफ जा रही है। अगर मैं विपरिरक्षण या डीसील्डिंग की बात करूं, विपरिरक्षण बराबर, विपरिरक्षण जहां होता है तो उसका मतलब एनएमआर सिग्नल कहां जाता है, निम्न क्षेत्र की ओर, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डाउन फील्ड या निम्न क्षेत्र, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, डाउन और निम्न इतना अपन जानते हैं, 3rd ईयर में आ गए। डाउन फील्ड, डाउन फील्ड इसका मतलब जब एनएमआर सिग्नल इधर खिसक रहा है, ये किसके बारे में बात हो रही है, एनएमआर सिग्नल के बारे में बात हो रही है, एनएमआर संकेत, ठीक है। वो इधर जाए कि इधर जाए, डिपेंड करता है परिरक्षण पे और विपरिरक्षण पे। इधर जाएगा मतलब परिरक्षण, मतलब इसको उच्च क्षेत्र बोला जाता है एनएमआर पैमाने में, और इधर जाए इसको बोलते हैं डाउन फील्ड, निम्न क्षेत्र। इसका मतलब डीसील्डिंग होता है तब इधर जाता है, तो डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ रही है। इसका मतलब विपरिरक्षण होगा तो निम्न क्षेत्र की ओर जाएगा एनएमआर सिग्नल, और जाएगा तो इसका मतलब डेल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। दिख रहा है मुझे, बढ़ेगी, एनएमआर पैमाने में दिख रहा है, डेल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब
यही तो केमिकल शिफ्ट है कि भाई परिरक्षण व विपरीक्षण की वजह से एनएमआर सिग्नल का एनएमआर पैमाना में या एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में डेल वैल्यू में होने वाला परिवर्तन, या तो डेल वैल्यू घट गई या केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसको अपन बोल रहे हैं इसीलिए, या डेल वैल्यू बढ़ गई, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक विस्थापन। कि भाई परिरक्षण तथा विपरीक्षण की वजह से एनएमआर सिग्नल की में हुए विस्थापन को वो इधर जाए कि इधर जाए। क्या बोल रहा हूं मैं वापस बोल रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं कि भाई परिरक्षण या विपरीक्षण की वजह से एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में, एनएमआर पैमाना में या एनएमआर ग्राफ में एनएमआर सिग्नल की स्थिति में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, केमिकल शिफ्ट। इसीलिए मैंने बोला था कि केमिकल शिफ्ट को अगर आप एक लाइन में बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज इंफॉर्मेशन अबाउट पोजीशन ऑफ सिग्नल, कि सिग्नल की स्थिति कहां गई, वो इस तरफ की डेल वैल्यू कम की तरफ या ज्यादा की तरफ। जब कम की तरफ जाते तो उसको बोलते हैं अपर फील्ड, और इस तरफ जाते तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन फील्ड। ये याद रखना है, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छे से लेक्चर को देखते रहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया केमिकल शिफ्ट। अब अगर हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, परिरक्षित प्रोटॉन क्या होते हैं, वे प्रोटॉन जो परिरक्षित जोन में या परिरक्षित क्षेत्र में उपस्थित होते हैं। परिरक्षण क्षेत्र कैसे पहचानेंगे कि भैया जो अप्लाइड फील्ड है और जो उत्पन्न फील्ड है, जो जिसको प्रेरित बोल रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, उसकी डायरेक्शन जहां अपोजिट है वो है परिरक्षण, और वहां उपस्थित प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, परिरक्षित प्रोटॉन, ठीक है। और जहां प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न जो हो रहा है और जो अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अगर समान है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डीशील्डिंग, मतलब विपरिरक्षण, और वहां उपस्थित प्रोटोनों को अपन क्या बोलेंगे, डीशील्डिंग प्रोटॉन बोलेंगे। जब समान डायरेक्शन में होते हैं तो उसको डीशील्डिंग, डाउन फील्ड, डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। जब परीक्षण होता है मतलब एनएमआर सिग्नल इधर खिसकता है अपर फील्ड की तरफ, इसको अपर फील्ड बोला जाता है, ठीक है। तो डेल वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो परिरक्षण की वजह से डेल वैल्यू घट जाती है और विपरीक्षण की वजह से डेल वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब परिरक्षण की वजह से एनएमआर सिग्नल उच्च क्षेत्र की ओर जाता है, इस तरफ वाले को उच्च क्षेत्र बोलते हैं, और विपरीक्षण की वजह से एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड की ओर जाता है। इसकी वजह से परिरक्षण तथा विपरीक्षण होने की वजह से एनएमआर सिग्नल की स्थिति में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, केमिकल शिफ्ट कहलाता है। इसको लिखो, फिर मैं आगे बात करता हूं। केमिकल शिफ्ट है रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। इसको लिखो आप अच्छे से पूरा, ठीक है। देखो अब मैं बता दूं रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मैं परिरक्षित नाभिक किसको बोलूं, शील्डिंग न्यूक्लियस, नाभिक पे और चुंबकीय क्षेत्र पे सारी बात होती है एनएमआर में, ठीक है। और विपरीक्षित नाभिक किसको बोलूं, मतलब डीशील्डिंग न्यूक्लियस में किसको बोलूं, ठीक है। देखो सबसे पहले रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक विस्थापन को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन बहुत यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, आप देखेंगे लास्ट पेपर उठा के तो मिलेगा। करने वाले कारक, उससे पहले एक चीज समझो प्रभावित करने वाले कारकों से पहले कि शील्डिंग नाभिक क्या होता है, मतलब परिरक्षित नाभिक क्या होता है, शील्डिंग न्यूक्लियाई क्या होता है। थर्ड ईयर में आगे तो इतना तो जानते ही हैं कि नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं और परिरक्षण को शील्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है शील्डिंग नाभिक, आप इसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब शील्डिंग समझ में आएगा तभी तो डेल वैल्यू का पता चलेगा। तो मुझे पता है कि शील्डिंग की वजह से डेल वैल्यू कम हो जाती है, पर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन सा शील्डिंग नाभिक है। वही परमाणु में नाभिक होता है, उसी की बात हो रही है ना, नाभिक का मतलब परमाणु की बात हो रही है एक्चुअल में। तो शील्डिंग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। परिरक्षण प्रभाव, एक्चुअल में वो चीज यहां काम आएगी थोड़ी सी। परिरक्षण प्रभाव है शील्डिंग इफेक्ट। क्या था कि भाई ये नाभिक है ना, और ये आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है और ये कोई बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यही है। तो परिरक्षण प्रभाव क्या था कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। किसी बीएससी फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग परिरक्षण प्रभाव की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। तो एक्चुअल में एक दूसरी परिभाषा क्या थी कि नाभिक का जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे, जैसे 3 कोश होते तो नाभिक पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक, तो नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन में जितना आकर्षण लगना चाहिए उतना नहीं लगता, उसकी तुलना में कम लगता है, जिसका कारण कौन है, शील्डिंग इफेक्ट। तो वो नाम ही इसीलिए बना कि भाई ये जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक को क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। शील्ड का परिरक्षण प्रभाव को एक और बोलते हैं पर्दा इफेक्ट। अगर हम देसी भाषा में बात करें पर्दा इफेक्ट, क्यों बोल रहे हैं कि नाभिक का जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगना चाहिए वो नहीं लगता, उसकी तुलना में बहुत कम लगता है, क्योंकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक से उस बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन को ढक लेते हैं। मतलब एक क्या लगा देते हैं, पर्दा। पर्दे का मतलब यही है
एक्चुअल में क्या है कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन्स बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो वो कहां चला जाता है, दूर। और जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, कम। तो इसीलिए इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन लगना चाहिए था वो कम लगता है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, नाभिक का जो अट्रैक्शन है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो कहां पहुंचा देते हैं, दूर, क्योंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण लगेगा। जब डिस्टेंस बढ़ जाती है तो अट्रैक्शन आकर्षण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसका मतलब उन्होंने नाभिक को, अगर अपन बोलना चाहें तो नाभिक को उन्होंने क्या कर दिया, सील्ड कर दिया, मतलब एक पर्दा सा लगा दिया कि भाई अपने उतना आकर्षण आप नहीं लगा सकते, इसीलिए इसका नाम होता है सील्डिंग इफेक्ट या पर्दा इफेक्ट। तो उससे ये चीज हमको यहां क्लियर होगी कैसे कि सील्डिंग नाभिक का मतलब क्या है। इसका मतलब सील्डिंग, अगर मैं नाभिक की बात करूं, एक सेकंड, सील्डिंग नाभिक की बात करूं तो क्या है, इसका मतलब वो नाभिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है वो सील्डिंग नाभिक होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, अगर हम सील्डिंग इफेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर, तो सील्ड नाभिक वो है सील्ड। इसका मतलब उस पर ज्यादा एकदम उसके अट्रैक्शन को कब ज्यादा रोकेगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब सील्डिंग नाभिक वो होगा जहां पर नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, तो वो उसी को तो हम सील्डिंग इफेक्ट बोलते थे बीएससी फर्स्ट ईयर में कि भैया नाभिक को सील्ड कर दिया इलेक्ट्रॉन में। तो कब ज्यादा सील्ड करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे कि कम होंगे, ज्यादा होंगे तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन को कम करेंगे। अगर अकॉर्डिंग टू बीएससी फर्स्ट ईयर बात करूं, यहां बात करूं तो मैं क्या बनूंगा कि जहां नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है वो नाभिक क्या कहलाता है, सील्डिंग या सील्ड नाभिक। मतलब वो उसके चारों इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनों ने एक पर्दा या एक सील्ड या एक दीवार रूप में बनाई हुई है। ठीक है, तो आप चलिए, ये मैंने आपको फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा कोरिलेट कराया था यहाँ पे। चलो, ये चीजें बहुत मतलब बहुत डेप्थ की चीज है, हर किसी की बस की बात नहीं है। इसमें मैंने 4 मिनट खराब कर दिया, आपको पता है इसको बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं, चीज सीखने की है। इसका मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन विल अंग्रेजी में लिख दूं, कोई बात नहीं है, मैं लिख दूं कि जब वह नाभिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कैसा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस known as shielding nucleus, ऐसे इलेक्ट्रॉन विल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व उस नाभिक पे कैसा होगा, ज्यादा, तो वो नाभिक क्या कहलाएगा, सील्ड नाभिक कहलाएगा। इसी प्रकार मैं बोलूं कि डीसील्डिंग न्यूक्लियस कौन होगा, डीसील्डिंग नाभिक कौन होगा, डीसील्डिंग न्यूक्लियस कौन होगा। देखो ये चीजें आनी चाहिए भाई, क्या बोलूं, डीसील्डिंग मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ सील्डिंग। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिक पर कैसा होना चाहिए, कम। तो मैं क्या बोलूं, कब कम होगा, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होंगे कि बहुत ज्यादा दूर हो। तो मैं क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम द known as डीसील्डिंग न्यूक्लियस या बी परिलक्षित नाभिक। ठीक है, क्या कि जब इलेक्ट्रॉन घनत्व नाभिक से दूर होगा तो उसका मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ सील्डिंग, तो वो उल्टा हो जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, डीसील्डिंग, या अपन उसको क्या बोलेंगे, बी परिलक्षित नाभिक। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें डीसील्डिंग नाभिक कौन सा है। अगर मुझे डीसील्डिंग नाभिक पता चल जाएगा तो मुझे ये भी पता चल जाएगा उसमें डीसील्डिंग प्रोटॉन कौन होंगे, कि जो नाभिक डीसील्ड होगा, जिस पर बी परिलक्षण हो रहा होगा, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा होगा, कम होगा, अवे फ्रॉम द, मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व उससे नाभिक से कैसा होना चाहिए, दूर। तो वहां पर से प्रोटॉन भी क्या कहलाएंगे, डीसील्डिंग प्रोटॉन। क्योंकि मुझे पता है जो डीसील्डिंग जोन में, डीसील्डिंग क्षेत्र में जो नाभिक होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डीसील्डिंग प्रोटॉन, और जो सील्डिंग या परिलक्षण क्षेत्र में जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सील्डिंग प्रोटॉन। तो सील्डिंग नाभिक कौन होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा है, ज्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, CH3 CH2, CH2 को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन को हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूं, और क्या Cl। आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाले प्रोटॉन, वैसे अगर सिग्नल की बात हम तो कितने सिग्नल दे रहा होगा ये मॉलिक्यूल, ये दोनों सेम है और ये तीनों सेम है, इसके साथ भी कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं। इसको मैं CH3 को ऐसे लिख देता हूं ना। तो अगर सिग्नल की बात करें, आपने सिग्नल वाला लेक्चर देखा है, तो ये 2 सिग्नल देगा 2 प्रकार के, ठीक है, 3:2, ये दोनों समान नेचर के, ये तीनों समान नेचर के। तो आपसे पूछा जाए कि ये वाले प्रोटॉन कैसे हैं और ये वाले, मुझे पता है कि Cl एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब विद्युतता Cl की कैसी होती है, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉनिसिटी क्या करेगा, खींचेगा। तो कहां से ज्यादा खींचेगा, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो किस वाले कार्बन पे ज्यादा हो, कम होगा, कम किस पे ज्यादा हो जाएगा, इस पे कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इससे खींचेगा, ये तो दूर है। तो इसका मतलब ये वाला नाभिक वाला इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कैसे चले गए, दूर। तो ये वाला नाभिक कैसा कहलाएगा, डीसील्डिंग, या क्या कहलाएगा, ये बी परिलक्षित। और यहां उपस्थित प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, डीसील्डिंग प्रोटॉन।
यहाँ उपस्थित प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, डीशील्डिंग प्रोटॉन। अगर मैं इसकी बात करता तो ये वाला नाभिक या ये वाला कार्बन कैसा होता, शील्डिंग या डीशील्डिंग, शील्डिंग। क्यों, क्योंकि भैया मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन विल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, दैट इज शील्डिंग। तो इसका मतलब ये Cl इस पे ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है, तो इससे तो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी, कम या दूर हो गई, जबकि इस पे तो कैसा लगाएगा, कम, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना, माइनस आई प्रभाव होता है, आपने पढ़ा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में En ज्यादा होती है, En जो ज्यादा खींचता है, तो इससे तो कम खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके ज्यादा पास रहेंगे, और पास रहेंगे तो वो न्यूक्लियस से नाभिक क्या कहलाता है, या परमाणु क्या कहलाता है, शील्डिंग परमाणु। वहां उपस्थित प्रोटॉन क्या कहलाएंगे, प्रोटॉन या हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, शील्डिंग प्रोटॉन। तो शील्डिंग प्रोटॉन कितने होंगे, 3, और डीशील्डिंग प्रोटॉन कितने होंगे भैया, 2। ये दोनों वाले। समझ में आई ना बात, क्या मैंने बोला, ठीक है। इसको लिखो कि शील्डिंग नाभिक क्या होते हैं और डीशील्डिंग नाभिक क्या होते हैं, ठीक है। मैं प्रभावित करने वाले कारकों की तो मैंने बात ही नहीं की, अगला मेरा वही है, इसको आप अच्छे से लिखो, फिर मैं बताता हूँ, है ना। आपको ये समझ में आनी चाहिए ये बातें सारी की सारी। भाइयों मैंने प्रभावित करने वाले कारक सारे एक साथ लिख दिए हैं। पहला कारक क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षण, मैं इसको समझाऊंगा क्या करके। दूसरा प्रोटॉन समूह की विद्युत ऋणता, तीसरा पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, चौथा H बॉन्डिंग ताप, और एक मैंने अलग से लिखा हुआ है चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव। ये क्या है, कभी कभार अलग से भी पूछ लेता है कि एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव क्या होता है। प्रभावित करने वाला कारक भी है, लेकिन ये भी है कि भाई ये मतलब ये कैसे करता है। एक सेकंड, ठीक है, मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा 15 मिनट का, 10-15 मिनट का, कि चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है एक्चुअल में ये केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाला कारक ही है, ठीक है। तो आप इसको इसमें भी ऐड करेंगे, वो नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। तो इस पर अलग से मैं थोड़ा सा लेंदी है और लेक्चर भी लेंदी से हो रहा है, तो इनको प्रभावित करने वाले इन कारकों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैं अलग से 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, है एक्चुअल में प्रभावित करने वाला कारक ही, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन आकर्षी या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, ये कैसे प्रभावित करते हैं। मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह का क्या मतलब है, कि जैसे मेरे पास ये कोई संरचना है CH3 CH2, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह लगा है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी को अंग्रेजी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। यही संरचना है मेरे पास, और इस पर कोई ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या कर रहा है, दान कर रहा है, ये खींच रहा है, इसका मतलब मैं साइन लगा देता हूं, जस्ट लाइक माइनस आई प्रभाव। और ये क्या कर रहा है, इनको दे रहा है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इन नाभिकों से इससे या इससे क्या करेगा, खींचेगा। और अगर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को वो क्या कर देगा, कम, खींचेगा तो कम कर देगा। और इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज क्या, डीशील्डिंग। ऊपर एक घटना क्या कहती है, बी परीक्षण कहलाती है, कि जब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है या नाभिक से दूर चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षण करते हैं तो वो खींच लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर देते हैं, कम। तो इसका मतलब क्या सी परिघटना होती है, डीशील्डिंग, बी परीक्षण होता है, ठीक है, क्योंकि शील्डिंग कम हो जाता है। तो बी परीक्षण होगा तो डेल वैल्यू क्या होगी, हमको पता है बी परीक्षण समानुपाती डेल वैल्यू। इसका मतलब बी परीक्षण के होने पर या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के होने पर डेल वैल्यू के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विल मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को दे रहे हैं, नाभिक को किसी परमाणु जो है उसको दे रहे हैं। तो दे रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, उस पे तो इलेक्ट्रॉन नजदीक जा रहे हैं और दे रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, शील्डिंग, या उसको अपन क्या बोलते हैं, परिरक्षण। उसको अपन क्या बोलते हैं, परिरक्षण। मुझे पता है कि परिरक्षण की वजह से एनएमआर सिग्नल कहां चला जाता है, उच्च क्षेत्र की, और उच्च क्षेत्र का मतलब डेल वैल्यू क्या हो जाती है, कम, क्योंकि इस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, इस तरफ डेल वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। इसका मतलब डेल वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल वैल्यू डिक्रीजेस, डेल वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। इन दोनों को लिखिए आप ऐसे के ऐसे ही। जैसे मैं एग्जांपल लिखता कि मेरे पास एक तो है CH3 CH2, और यहां कोई ऐसा ग्रुप लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई X लग रहा है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बोल रहे हैं। और यही संरचना है, और यहां ग्रुप लग रहा है Y, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर रहा है, ले रहा है, और रिलीजिंग का मतलब रिलीज कर रहा है, मतलब दे रहा है। तो किन के लिए डेल वैल्यू ज्यादा आएगी,
इस वाले के लिए या नीचे वाले के लिए? तो आप क्या बोलेंगे? नीचे वाले के लिए। कि ऊपर वाले के लिए? ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले के लिए या नीचे वाले के लिए? बताओ भाई, किसके लिए आएगी? जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होंगे, क्योंकि वो खींचेंगे और खींचेंगे तो डीशील्डिंग होगा, और डीशील्डिंग होगा इसका मतलब वी पर एक्शन, वी पर एक्शन का डेल वैल्यू की मान में क्या होती है? वृद्धि। तो इस वाले एग्जांपल के लिए डेल वैल्यू कैसी आएगी? ज्यादा, मतलब इन वाले प्रोटॉन्स के लिए ज्यादा आएगी, इन वाले प्रोटॉन्स के लिए, इन वाले के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा होता है तो वो खींचता है, तो डीशील्डिंग डेल वैल्यू क्या हो जाती है? इनके हिसाब से पूछता है इन प्रोटॉनों के लिए ज्यादा आएगी या इन वाले के लिए? तो इन वालों के लिए कैसी आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है, आप इसको लिखो, फिर मैं आगे बताता हूँ पड़ोसी समूह की विद्युत ऋणता वाला। देखो इसको लिख लिया? लिख लिया क्या? चलो इसको मिटा दूं। यस, अब देखो पड़ोसी समूह की विद्युत ऋणता, हाथ से भी काम करना चाहिए। दूसरा एक था पड़ोसी समूह की विद्युत ऋणता, जो ग्रुप जुड़ रहा है कार्बन से या प्रोटॉन से, पड़ोसी समूह की विद्युत ऋणता। विद्युत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मुझे पता है कि किसी की अगर ये कोई कार्बन है उस पर प्रोटॉन जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक NMR पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इस पे भी कोई हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इस पर कोई मोर EN एटम जुड़ रहा है जिसकी विद्युतता ज्यादा है। मोर EN का मतलब EN उसकी कैसी है? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचेगा कि देगा? खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, अट्रैक्शन ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बंद के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है। उसका मतलब मोर EN वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस नाभिक में, उस कार्बन पे जिस पर प्रोटॉन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा? रिड्यूस, मतलब क्या कर देगा? कम कर देगा। और अगर कम कर देगा तो कौन सी घटना होगी? डीशील्डिंग। और अगर डीशील्डिंग होगी तो डेल वैल्यू कैसी आएगी? ज्यादा, क्योंकि डेल वैल्यू समान, डीशील्डिंग समानुपाती डेल वैल्यू। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल होता है आपके पास CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। आपसे पूछा था ऑर्डर ऑफ डेल वैल्यू, तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन की उससे कम, और आयोडीन की सबसे कम। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, 4 के समथिंग होती है। इसका मतलब अगर साइड एटम की EN बढ़ रही है, इसमें फ्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन और इसमें आयोडीन है, तो अगर EN बढ़ रही है तो EN किधर बढ़ रही है? इस तरफ के इस तरफ? इस तरफ। तो डेल वैल्यू किस तरफ बढ़ेगी? किस तरफ बढ़ेगी? इस तरफ बढ़ेगी। सबसे ज्यादा CH3F की, फिर CH3Cl की, फिर CH3Br और CH3I की। इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे, अगर इधर से इधर जाएंगे तो EN क्या हो रही है? साइड एटम की बढ़ रही है इस तरफ आने पर, फ्लोरीन है ना इस तरफ, और अगर EN बढ़ रही है तो कौन सी परिघटना हो रही है? डीशील्डिंग। और अगर डीशील्डिंग हो रहा है तो डेल वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। सबसे किसकी होगी? CH3CF की, फिर Cl, फिर Br और फिर Ci। सबसे कम किसकी होगी? CH3I, क्योंकि उसमें कौन है? आयोडीन। आयोडीन की EN सबसे कम है, और जिसकी EN ज्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अट्रैक्ट करेगा तो कम कर देगा उस नाभिक में, उस कार्बन पे, तो प्रोटॉन किस जोन में आ जाएंगे? डीशील्डिंग में। तो डेल वैल्यू कैसी? ज्यादा। मैं कुछ प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन्स हैं उनकी डेल वैल्यू को इस पर लिख देता हूँ कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले की क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू लिखता हूँ 2 डिग्री की क्या होगी। यदि किसी एल्डिहाइड कीटोन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, जैसे एल्डिहाइड में होता नहीं है CHO ग्रुप होता है, तो यहाँ डेल वैल्यू इनकी क्या होती है, तो मैं एग्जैक्ट एक सारणी बना के लिख देता हूँ, आप इसको लिख लें। ठीक है, फिर मैं लिख देता हूँ विभिन्न प्रकार के प्रोटोनों की डेल वैल्यू, एग्जैक्ट डेल वैल्यू क्या होती है, आप इसको लिखें, मैं उसको एक साथ लिख देता हूँ। मैं ये वैल्यूज क्या है आपकी BSc थर्ड ईयर में काम नहीं आ रही, लेकिन मैंने लिखा ही, क्योंकि जब आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे, जैसे नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं MSc के बाद, तो वहाँ आपको वैल्यूज दे के पूछता है किस प्रकार का प्रोटॉन है, तो ये वैल्यूज आप लिख लेना, बहुत काम आने वाली हैं। BSc में इनका इतना रोल नहीं है, लेकिन आनी चाहिए, जब पढ़ रहे हैं BSc का तो सारा का सारा हमको आना चाहिए। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, तो इसमें प्रोटॉन होंगे यहाँ पे, दोनों के लिए डेल वैल्यू कितनी होती है? लगभग 0.22 ppm में दिखाते हैं, जिसको केमिकल सेफ्टी वैल्यू बोलते हैं, ppm पार्ट्स पर मिलियन, 0.22 होती है, 0.2 की समथिंग। अगर कोई कार्बन 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन का मतलब उस पर कार्बन की केवल एक संयोजकता कार्बन द्वारा संतुष्ट होगी और 3 कौन जुड़ रहे होंगे? हाइड्रोजन। इसका मतलब CH3 वाला जो ग्रुप होता है वो 1 डिग्री कार्बन कहलाता है, जिस पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3।
उस प्रोटॉन है उस हाइड्रोजन के लिए डेल वैल्यू कितनी आती है 0.9 से और 1.2 के आसपास आती है। अगर कोई 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन का मतलब उस कार्बन की दो वैलेंसी कार्बन द्वारा कोई भी एल्किल समूह जैसे CH3 CH3 उसके द्वारा संतुष्ट हो रही है, जिस पर CH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है 2 डिग्री, क्योंकि उस पर दो हाइड्रोजन दो वैलेंसी कार्बन द्वारा, तो 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से होने वाले हाइड्रोजन या प्रोटॉन ही बोलते हैं हाइड्रोजन को NMR में, तो वो 2 डिग्री प्रोटॉन कहलाएगा। उसके लिए 1.2 से 1.5 के समथिंग आती है, ठीक है। अगर कोई 3 डिग्री कार्बन है, इसका मतलब कार्बन की 3 संयोजकता कार्बन द्वारा और उस पर एक कौन हो हाइड्रोजन हो, तो वो क्या कहलाता है 3 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, या अपन क्या बोलेंगे 3 डिग्री प्रोटॉन बोलेंगे। उसके लिए वैल्यू 1.5 से लगभग 1.6 के समथिंग। अगर आपको ये वैल्यू दे रखा है, पूछ रहा है कितने डिग्री प्रोटॉन है, तो आप क्या बोलेंगे 3 डिग्री प्रोटॉन, इसमें वो कितने डिग्री कार्बन से जोड़ रहा है 3 डिग्री से। आपको ये वैल्यू दे दे पूछा कितने डिग्री प्रोटॉन है, तो भाई वो 2 डिग्री होगा। एल संरचना ये होती है C डबल बॉन्ड से 3 कार्बन प्रोपीन से जो बनता है उसको एल बोलते हैं, प्रोपिनिल या एल। प्रोपीन से जो बनता है, अगर एक बैलेंस सेटिस्फाई कर दें, हाइड्रोजन को हटा दें, तो ये होता है CH2 C। जैसे देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे कहीं ऐसे, और यहाँ होगा 1 हाइड्रोजन और ये C और ये हाइड्रोजन, तो जो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। C डबल बॉन्ड C और आगे एक कार्बन होता है, इस संरचना को ये स्ट्रक्चर एल है, तो एल हाइड्रोजन एल पे जो हाइड्रोजन जोड़ा होगा उसके लिए वैल्यू आती है 1.6 से और 1.7 के समथिंग आती है। जैसे एथीन से बनता है वाइनिल, इसी प्रकार प्रोपीन से बनता है प्रोपिनिल या इसको एल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई हैलोजन तत्व जोड़ रहा है यहाँ पर, उस पर हाइड्रोजन जोड़ रही है, तो उसके लिए लगभग वैल्यू आती है 2 से और 5 के बीच में, वो कितनी भी हो सकती है। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला जोड़ रही है और कार्बन है, जैसे बेंजिल होता है ना, बेंजिल दिस और CH2, तो ये बेंजिल कहलाता है, बेंजिल ये संरचना। तो एरोमेटिक वाले मतलब बेंजीन वाले जोड़ रही है, उस कार्बन पे प्रोटॉन जोड़ रहे हैं या हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, उनके लिए वैल्यू आती है लगभग कितनी आती है भाई 6.8 से 8.5 ppm के समथिंग आती है। अगर कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड और एल्डिहाइड पर एक हाइड्रोजन होता है जिसको अपन प्रोटॉन बोलेंगे, CHO ग्रुप होता है, तो उसके लिए वैल्यू आती है 9 से 10 ppm। आपसे पूछ आपके लिए वैल्यू दे दी, आपको स्ट्रक्चर बनवा रहा है और आपसे एक प्रोटॉन की वैल्यू दे रखी है 9 से 10, इसका मतलब प्रोटॉन कहाँ है, वो हाइड्रोजन कहाँ है, एल्डिहाइड वाले पे। यदि एल्काइन है, एल्काइन वाले कार्बन पे sp संकरण होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, sp का मतलब s कैरेक्टर ज्यादा, तो वहाँ जो प्रोटॉन है उसके लिए डेल वैल्यू कितनी आती है 2 से 3 के बीच में। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो किसी कार्बन पर sp3 संकरण है, एक किसी कार्बन पर sp2 संकरण है, और एक किसी कार्बन पर sp संकरण है, sp संकरण, sp एडवेशन। मुझे पता है कि s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En। जिस संकरण में s कैरेक्टर ज्यादा होता है उसकी विद्युतीयता कैसी होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। इसका मतलब यहाँ s कैरेक्टर कितने हैं 25%, यहाँ कितने हैं 33%, और यहाँ कितने हैं 50% है, तो 50% नहीं। तो जिस कारण पर sp संकरण होता है उसकी En कैसी होगी, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए वो H प्लस को जल्दी निकालता। हमने पढ़ा था कि एसिटिलीन या एल्काइन जो होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो मोर एसिडिक होता है, क्योंकि एल्काइन वाले कार्बन पे कैसा संकरण होता है sp, s कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, तो विद्युतीयता ज़्यादा, तो H प्लस को जल्दी बाहर निकालता है वो, ठीक है। इसको आप लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ आगे प्रभावित करने वाले कारक को। ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जामों में काम आने वाली हैं। बीएससी में भी इतना उनका रोल है नहीं, लेकिन उनको आनी चाहिए सारी की सारी। लिख लो वैल्यूज को, फिर मैं आगे बताता हूँ आगे प्रभावित करने वाले कारक को। 1 सेकंड में बताता हूँ आप लोगों के लिए। ये लिख लिया, ये मिटाने वाला रह गया था, है ना, मिटा रहा हूँ मैं इसको। आप देखो अगला पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो कैसे केमिकल शिफ्ट वैल्यू को प्रभावित करता है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो सारी चीजें समझने की आप लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज का मैटर नहीं है, समझने का मैटर है। अगला कारक है कौन सा था, थर्ड या फोर्थ, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व। वैसे मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व जब बढ़ता है, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व इलेक्ट्रॉन घनत्व जब बढ़ता है तो क्या होता है, सील्डिंग, और सील्डिंग होने पर डेल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब डेल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डेल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि मुझे पता है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, ऐसा मतलब मैंने रिलेशन क्यों लिखा है, तो वो घटना क्या कहलाती है, सील्डिंग, और सील्डिंग की वजह से डेल वैल्यू में क्या आ जाती है, कमी। और अपन डेल वैल्यू केमिकल शिफ्ट को या केमिकल शिफ्ट वैल्यू को प्रभावित करने वाले कारक ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका मतलब जब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ डेल वैल्यू कैसी होगी, कम। कैसे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर नंबर ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कार्बन। उस श्रृंखला में जहां पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है वहां कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं एग्जाम्पल बताता हूं, उससे आप इसको लिखो, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, इसको लिखो फिर एग्जाम्पल आप खुद करेंगे, इसलिए इसको लिख लेंगे बोल रहा हूं मैं आपसे। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, एक तो मेरे पास ये है, ठीक है, एक मेरे पास ये है बेंजीन, बेंजीन होती है, एक मेरे पास ये है दिस और दिस, यहाँ है पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ट्रोपोलियम धनायन। ये एरोमेटिक होता है, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, है ना। एरोमेटिसिटी वाला लेक्चर आप देख सकते हैं मेरे जीओसी पे जाके यूट्यूब पे, अच्छे से एरोमेटिसिटी मैंने अच्छे से पढ़ाई है। और एक मेरे पास ये है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड, और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज हो रहा है -2 किन्हीं भी 2 कार्बनों पे, तो मैंने यहाँ लिख दिया। मुझे बताना है कि सबसे ज़्यादा डेल वैल्यू किसके लिए आएगी, मुझे ये बताना होता, या सबसे कम किसके लिए आएगी। तो पहले मैं क्या करता, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालता, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व कैलकुलेट करता, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व बराबर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बटे नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसमें अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो कितने हैं, 2, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन देखने हैं। इसका मतलब कितने हैं, 2 हैं। कितने कार्बन है टोटल इसमें, 1 2 और 3, कितने का भाग दे देंगे, 3 का, कितना आ जाएगा 0.66। इसमें मैं बात करूं कितने पाई बॉन्ड है, 3, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने कार्बन है 6, तो 6 कितना आ जाएगा भाई पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, तो 1 वैल्यू आ जाएगी। इसमें मैं देखूं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितने पाई बॉन्ड है, 3, पॉजिटिव चार्ज का मतलब तो कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 पाई बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रन। और अगर कार्बनों को देखूं तो कितने, 7 टोटल कार्बन, क्या लिखोगे, 7 8 56 0.85 आ जाएगा, ठीक है। अरे दे रहे भाग को दे लोगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, आप 4 तो पाई बॉन्ड है और 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, 4 तो पाई बॉन्ड तो 8 और 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब 10, और टोटल कार्बन कितने हैं, 8 है, कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और 2, 8 दूनी की 16, 1.2 आ जाएगा। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन कितना आया इसके लिए, तो 0.66, इसके लिए कितना आया 1, इसके लिए कितना आया 0.85, इसके लिए कितना आया 1.2। मुझे पता है कि डेल वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, इसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है कि कम है, कम है, जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब अगर मैं डेल वैल्यू का ऑर्डर लिखूं, केमिकल शिफ्ट वैल्यू का ऑर्डर में अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा कौन सा आएगा, साइक्लोप्रोपिलीन धनायन, ये वाला, क्योंकि इसके लिए सबसे कम है, डेल वैल्यू कितनी है 0.66 है। उसके बाद इसके लिए आएगा, इसको अपन बोलते हैं ट्रोपोलियम धनायन बोला जाता है इसको, ठीक है। इसको तो साइक्लोप्रोपिलीन धनायन बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोलियम धनायन, इसको बोलते हैं कॉट, COT कॉट -2। COT का मतलब क्या है, साइक्लो ऑक्टा, क्योंकि कितने कार्बन है 8, और जब डबल बॉन्ड 2 या 2 साथ एक बार होते हैं तो मूल शब्द जो ऑक्ट है ना उसमें ए लगा देते तो ऑक्टा, जैसे आपने पढ़ा 1,3-ब्यूटाडाइईन, क्योंकि 2 ईन है इसलिए ब्यूटा नॉट ब्यूट। इसी प्रकार साइक्लो 8 कार्बन है तो ऑक्ट, लेकिन ऑक्टा क्योंकि जब डबल बॉन्ड 2 साथ एक बार होते हैं या 2 बार होते हैं तो मूल शब्द में जो ऑक्ट नॉन हेक्स पेंट उसमें ए लगा देते तो ऑक्टा। और कितने ईन है, टेट्रा, 4 है, इसलिए टेट्रा ईन, इसलिए कॉट का मतलब क्या है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, कितना चार्ज है इस पर -2, तो ये संरचना ये होती है, ठीक है। इसका नाम ये है। सबसे ज्यादा तो इसके लिए आएगी डेल वैल्यू, इसके लिए क्योंकि केमिकल, इसके लिए सबसे ज्यादा सबसे कम वो आई है कि पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व, और एक दूसरे क्या है, इनवर्स है। सबसे पहले इसके लिए, फिर ट्रोपोलियम, और उसके बाद में कौन, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन के लिए कितनी है 1 है, और सबसे कम किसके लिए आएगी, COT -2, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन -2 के लिए, क्योंकि इसके लिए कितनी है 1.2, इसके लिए कितनी है 1, इसके लिए कितनी है 0.85, क्योंकि मुझे पता है डेल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्यों है ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समानुपाती शील्डिंग, और शील्डिंग इस व्युत्क्रमानुपाती क्या 1/डेल वैल्यू, क्योंकि अगर शील्डिंग बड़े होगा तो वहाँ डेल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि मुझे पता है कि शील्डिंग के होने पर NMR सिग्नल अप फील्ड की ओर जाता है, उच्च क्षेत्र। उच्च क्षेत्र का मतलब क्या है, NMR स्पेक्ट्रोमीटर में
इस तरफ, और इस तरफ डेल वैल्यू क्या होती है, कम होती है, मुझे पता है, इस तरफ तो बढ़ती हैं वो, ठीक है। इसको आप लिख लो, फिर मैं बात करता हूँ एच बॉन्डिंग की, और ताप 2 कारक और रह गए, इसको आप अच्छे से लिख लें। चलो अब मैं बताता हूँ एच बॉन्डिंग कैसे प्रभावित करती है, इसको मिटा दूं मैं, अच्छे से लिख लें इसको, है ना। चलिए ये एग्जाम्पल, ये आपको एग्जाम में चेकना है, अच्छे से लिखना है, मतलब लैंग्वेज भी लिख देनी है, आप लिख देंगे आई होप। और आजकल यूट्यूब पे सारे वो आते हैं, आपको लग रहा है सर धीरे बोल रहे हैं तो तेज कर लो, लग रहा है तेज बोल रहे हैं तो धीरे कर लो, दोबारा देख लो, आपके हाथ में कितनी बार मुझको नचा सकते हो आप। ऑफलाइन क्लासेस में तो इतना नहीं नचा सकते आप मुझे, ठीक है। अगला कारक है चौथा पांचवा जो भी है, एच बॉन्डिंग। मुझे पता है वैसे एच बॉन्डिंग कहां होती है, 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन है तो वहां होती है एच बॉन्डिंग हो जाती है, जैसे ROH, OH और R, एल्कोहल। तो ये क्या कहलाएगा एच बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन 2 मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के बीच में है। तो मुझे पता है कि एच बॉन्डिंग के होने पर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करता है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है थोड़ा बहुत, तो हाइड्रोजन पे थोड़ी बहुत जो भी अगर हाइड्रोजन या प्रोटॉन बोले एनएमआर में अट्रैक्ट करता है, जिसको अपन एच बॉन्डिंग बोलते हैं, तो अट्रैक्ट आकर्षित करता है, तो हाइड्रोजन में थोड़ी बहुत जो भी इलेक्ट्रॉनिसिटी होगी वो भी कैसी हो जाएगी, कम, क्योंकि उसको कौन खींच लेगा, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और अगर इलेक्ट्रॉनिसिटी कम हो जाएगी उस हाइड्रोजन पे, तो अगर इलेक्ट्रॉनिसिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, सील्डिंग के डीसील्डिंग मतलब बी परिरक्षण होता है। और अगर बी परिरक्षण होता है तो डेल वैल्यू क्या होती है भैया, डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, बढ़ती है, क्योंकि डीसील्डिंग होने पर एनएमआर सिग्नल डाउन फील्ड की ओर जाता है, और एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में डाउन फील्ड किधर है, इधर है, और डेल वैल्यू यहाँ से शुरू होती है 0 से लेकर कहाँ 10 तक। तो इसका मतलब डेल वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने पर डेल वैल्यू की मान में क्या हो जाता है, वृद्धि, क्योंकि हाइड्रोजन के होने पर जो प्रोटॉन है, जो एच बॉन्डिंग में भाग ले रहा है, जो हाइड्रोजन या प्रोटॉन, तो उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जो भी है वो भी क्या हो जाता है, कम, और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसका मतलब अगर दूर है इलेक्ट्रॉन घनत्व चलेगा या कम हो गया तो डीसील्डिंग, और डीसील्डिंग होगा तो डेल वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। लास्ट कारक हमारा क्या था, टेम्परेचर। टेम्परेचर का जनरली कोई प्रभाव पड़ता नहीं है एनएमआर सिग्नल में, लेकिन जो मॉलिक्यूल एच बॉन्डिंग करते हैं, आप ऐसे लिखेंगे, मैं बता दूंगा कैसे लिखेंगे, एच बॉन्डिंग करते हैं, जैसे OH समूह, NH2 समूह, जिनमें भी मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, या फ्लोरीन हो, उनके बीच में अगर हाइड्रोजन हो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, तो जो एच बॉन्डिंग करते हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो जो एच बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। एच बॉन्ड हाइड्रोजन बंध क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और अगर हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र, और स्वतंत्र हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व थोड़ा सा उनमें बना रहेगा तो डीसील्डिंग होगा कि सील्डिंग होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन बंध की वजह से तो डीसील्डिंग हो रहा है, मतलब बी परिरक्षण, डेल वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब ताप बढ़ा देंगे तो हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे, और अगर हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन घनत्व आ जाएगा उन पे, प्रोटॉन्स पे, तो उसका मतलब क्या होगा, सील्डिंग होगा, तो डेल वैल्यू की मान में क्या आ जाएगी, कमी, क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग समानुपाती क्या, डेल वैल्यू। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। डेल वैल्यू बढ़ेगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो डेल वैल्यू थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि डीसील्डिंग हो रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, आप क्या बोलेंगे कि एनएमआर सिग्नल पर या डेल वैल्यू पर जनरली ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बे मॉलिक्यूल जो एच बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, उन पर टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ताप के बढ़ाने पर हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, जिससे डेल वैल्यू के मान में थोड़ी सी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, ठीक है। आई होप मैंने आपको बहुत सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, रासायनिक विस्थापन क्या होता है, सील्डिंग न्यूक्लियस क्या है, डीसील्डिंग क्या है, सील्डिंग का मतलब परिरक्षण, डीसील्डिंग का मतलब बी परिरक्षण। कंफ्यूज ना हो, आप थर्ड ईयर में थोड़ी बहुत आप एग्जाम में इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। परिरक्षण प्रोटॉन क्या होते हैं, परिरक्षण होता क्या है, बी परिरक्षण प्रोटॉन क्या होते हैं, परिरक्षण नाभिक किसको बोलेंगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसा हो, ज्यादा, तो वो सील्ड कर लेंगे, वो मैंने बता चुका। रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सारे कारक मैंने करा दिए हैं, एक नहीं कराया है तो उसको अलग से पढ़ाऊंगा, विषमदेशिक प्रभाव, एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो अलग से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, लेकिन है वो प्रभावित करने वाला कारक ही। अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक विस्थापन क्या है, प्रभावित करने वाले कारक, तो आप उसको भी इसमें ऐड करेंगे, या अलग से वो क्वेश्चन आ जाता है कि विषमदेशिक प्रभाव क्या है, चुंबकीय विषमदेशिक प्रभाव या एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, तो आप उसको अलग से करेंगे। उस पर 10 या 15 मिनट का अलग से लेक्चर आपको अपलोड करूंगा इसके बाद ही, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ें, एंजॉय करें, खुश रहें, लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर सर को अच्छे लगते हैं, सर का पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे अच्छे लगने से तो क्या है, मेरी शादी थोड़ी ना करवा रहे हैं आप, ठीक है। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।